हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम्स मैथ विला। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारी इस वीडियो ने 1K व्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सपोर्ट करते रहिए और सभी के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि चैप्टर 2 में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड की हेल्प से। और जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने लेग्रांजीज लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। लेग्रांजीज लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप 3 समझते हैं कि टाइप 3 क्या है। इसमें इन दी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स द मल्टीप्लायर्स P1, Q1 and R1 are chosen in such a way so that by algebra we are in position to write subsidiary equation as this। अच्छा, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पहले वाले 2 लेक्चर्स का। और अगर आपने पहले वाले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके उसको भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पहले हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारी इक्वेशन हमें गिवन होती थी उसको हम कंपेयर करते थे एक्चुअल इक्वेशन से और क्या करते थे, कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। फिर हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते थे dx अपॉन P इक्वल टू dy अपॉन Q इक्वल टू dz अपॉन R। इस केस में हमें क्या करना है, टाइप 3 में हमें क्या करना है, dx अपॉन P इक्वल टू dy अपॉन Q इक्वल टू dz अपॉन R, जो कि अभी तक हम लेके आ रहे थे, उसके इक्वल हमें लिखना है P1 कैपिटल P1 dx प्लस कैपिटल Q1 dy प्लस कैपिटल R1 dz डिवाइड बाय P इंटू P1 प्लस Q इंटू Q1 प्लस R इंटू R1। अब ये क्या है और P1 Q1 R1 क्या है, कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये हमें इस तरीके से लेना है, P1 Q1 और R1 की वैल्यू हमें इस तरीके से लेनी है कि जो ये डिनोमिनेटर में P इंटू P1 प्लस Q इंटू Q1 प्लस R इंटू R1 आ रहा है, ये हमारा हमेशा 0 के इक्वल आना चाहिए। इस तरीके से हमें P1 Q1 और R1 की वैल्यू को चूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ये 0 के इक्वल आएगा तभी जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो भी हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी। P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz इक्वल टू 0, ठीक है। और हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें इसे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है बुक में आपका, x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर स्मॉल p माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल टू जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हो ये आपका KU में भी आया है, MDU में भी आया है और CDLU में भी आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ना जिसमें आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा होता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हमें जो इक्वेशन गिवन है उसे हमें मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। मेन इक्वेशन हमारी क्या होती है, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। जब हमने इसको गिवन इक्वेशन से कंपेयर किया तो यहाँ से हमारा कैपिटल P की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, आगे देखते हैं। सेम जैसे हम पहले करते आ रहे थे, हमें लेग्रांजीज लीनियर इक्वेशन बनानी है या लेग्रांजीज सब्सिडियरी इक्वेशन बनानी है।
तो क्या हो जाएगी dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन आर। अभी हमने p, q और r तीनों की वैल्यू निकाल ली है, तो हम तीनों की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा dx अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dz अपॉन जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमने मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने टाइप 3 में पढ़ा कि हमें P1, Q1 और R1 को चूज़ करना है। तो इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने P1 को X चूज़ करा है, Q1 को Y करा है और R1 को Z करा है। क्यों करा है, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो तो अगर हम इस वाले स्टेप में यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम y से तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इस स्टेप में अगर हम z से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो तीनों स्टेप में क्या हो रहा है, सेम वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है जिसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही हमें चाहिए था, P1, Q1 और R1 की वैल्यू हमें इसी तरीके से तो फाइंड करनी थी कि डिनोमिनेटर में हमारा हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली विच गिव्स x dx प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0, न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा और यही हम लोगों को चाहिए था। तो हमें P1, Q1 और R1 की वैल्यू ध्यान से बहुत चूज़ करनी होगी यहाँ पे। अब देखो सिंपली इंटीग्रेट किया गया है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक्स डी एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, वाई डी वाई का करोगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, जेड डी वाई का करोगे तो जेड स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इक्वल टू 0 है तो 0 का भी करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो हमने कांस्टेंट को मान लिया c। अब अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारा 2 आ जाता है। तो उस 2 को हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2c और 2c भी कांस्टेंट है तो इसको हमने a के इक्वल लेट कर लिया, कर सकते हैं कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब हमारे क्या यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरा हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू तो हमारी यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बात आती है b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमें दोबारा से इसकी जगह वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जैसे अभी हमने यहाँ पे ये वैल्यू ली थी, P1 हमने x ले लिया था, Q1 हमने y ले लिया था और R1 हमने Z ले लिया था। अब हमें दोबारा से 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है P1, Q1 और R1 की, और इसी तरीके से करनी है कि डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या लिया गया है यहाँ पे। तो टू ऑब्टेन दी सेकेंड इंटीग्रल, दोबारा से इंटीग्रेशन ऑब्टेन करने के लिए मतलब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब की बार हमने क्या चूज़ कर लिया 1/x माइनस 1/y और माइनस 1/z। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 1/x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x से x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर रह जाएगा। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम माइनस 1/y से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1/z से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1/z से करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब हम P1 को P से, Q1 को Q से और R1 को R से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं इसके लिए वो करेक्ट है, एग्जैक्ट है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है। अब इससे हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कि अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है विच गिव्स 1/x dx माइनस 1/y dy माइनस 1/z dz इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/x का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, 1/y का क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, सिमिलरली माइनस log z। अब 0 की जगह तो कांस्टेंट आना चाहिए, तो यहाँ पे log b क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो log में आ रहा है, तो हम कांस्टेंट भी किस में लेते हैं, log में लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया log b। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी लगाई है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर log a
माइनस log b होता है तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ a अपॉन b। सेम चीज़ का यहाँ पे यूज़ है। और अगर इसकी जगह प्लस हो जाए तो आप डिवाइड की जगह यहाँ पे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो log ऑफ ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। यहाँ अगर आप log से log कैंसिल करते हो तो हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन वाई जेड। अब हमें a की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एक्स अपॉन वाई जेड इक्वल टू 0। यही हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। सब्सिडरी इक्वेशंस आर डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर इक्वल टू दिस, जो अभी हमने टाइप 3 में देखा। ठीक है, आगे वेयर P1, Q1 and R1 are some functions of x, y and z, okay, are chosen in such a way that P1 dx plus Q1 dy plus R1 dz is exact differentiation या exact differential of P1 plus Q1 plus R1। ठीक है, then this is equated with suitable fraction of auxiliary equation to make the integration simpler and getting one of the solution। बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है कि पहले वाला जो हम लेते थे ये 3 इक्वेशन, ये तो हमें लेनी है ही, इसके अलावा P1, Q1 और R1 की वैल्यू इस तरीके से हमें यहाँ पे लेनी होगी कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इस केस में क्या हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर आ रहा है, एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x ही तो आएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं यही चीज़ इसमें बोली है कि हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इस तरीके से लानी है कि जो न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही है वो उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब इसको सिंपली करने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। बेसिकली इस लेक्चर का ये लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है। बाकी के एग्जाम्पल्स थोड़े से अलग हैं, थोड़े से अलग लेवल के हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वैसे 2.1 के कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू पी प्लस 2xy³ इक्वल टू 2xz। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब हमने जब इसको मेन इक्वेशन से कंपेयर किया तो हमारी कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो हमारी जो लेग्रांजी सब्सिडरी इक्वेशंस होंगी वो क्या हो जाएगी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन 2xy इक्वल टू dz अपॉन 2xz। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, हमें यहाँ पे दिख रहा था बहुत इजीली कि जो सेकंड थर्ड फ्रैक्शन है वो तो बहुत छोटे से हैं और इसमें 2x तो कैंसिल आउट भी हो रहा है। तो हमने पहले इसी की हेल्प ली। क्या किया हमने, सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को ले लिया, यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारा क्या बच जाएगा, dy अपॉन वाई इक्वल टू dz अपॉन जेड बच जाएगा। ठीक है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन वाई लॉग वाई हो जाएगा और 1 अपॉन जेड लॉग जेड हो जाएगा। अब क्योंकि हम लॉग में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो हमारा कांस्टेंट होगा वो भी लॉग में आएगा, तो प्लस ऑफ लॉग ए आ गया। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हमने क्या लगाया है, लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, तो उससे हमने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a इज इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड। अब हमारा a तो फाइंड आउट हो गया, लेकिन बच क्या गया, b बच गया, मतलब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b की वैल्यू हम टाइप 4 में जो अभी अभी हमने पढ़ा उससे फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारी, जो मेन इक्वेशन थी ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हमने वहाँ पे जाके एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, ये एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, P1, Q1 और R1 तीनों की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया x, y और z से। ठीक है, कैसे कर दिया, देखो आप यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करोगे तो
2x वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x जेड स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर x dx y dy और z dz ये आ जाएगा हमारा। अब इस पूरे में से अगर हम यहाँ पे x को कांस्टेंट लेते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पूरे में से नहीं लिया, सिर्फ इतने में से ले रखा है कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ इस स्टेप में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, तो पहले मैं यहाँ बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या किया गया है। देखो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर 2 बार आ रहे हैं तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो क्या बचेगा हमारा, एक बार बच जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे माइनस एक्स जेड स्क्वायर और 2x जेड स्क्वायर ये भी 2 बार आ रहे हैं, तो इन दोनों टर्म्स को भी हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एक बार एक्स जेड स्क्वायर बचेगा। तो जो कंप्लीट इक्वेशन हमारी आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स जेड स्क्वायर। अब इस पूरे में से जब हम x को कांस्टेंट लेंगे तो हमारा ये वाला बच जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और न्यूमरेटर हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, जो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है इन दोनों टर्म्स को आपस में लिख लिया। अब इसके बाद देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे x हमारा कॉमन आ रहा है तो x से हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, और जो 2 आ रहा था उस 2 को जब हम यहाँ से राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, तो x की जगह 2x हो जाएगा, y की जगह 2y हो जाएगा, z की जगह 2z हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ये किया गया है, अभी अभी हमने टाइप 4 में ये पढ़ा था कि हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन बनाना है न्यूमरेटर को, ठीक है, न्यूमरेटर को। तो 2x 2y और 2z, 2x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, हमें पता है भाई x स्क्वायर का होता है, 2y किसका होता है, y स्क्वायर का होता है, और 2z किसका होता है, z स्क्वायर का होता है। तो x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर ऐसा टर्म क्या डिनोमिनेटर में आ रहा है जिसमें x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर आ रहा हो, तो हाँ भाई आ रहा है। इसमें कैसे बताते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा प्लस में आ रही हैं तीनों चीज़ें, तो ऊपर वाले में भी तीनों में प्लस आ रहा है बीच में, तो हम उसको लिख सकते हैं कि ये जो है वो डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, ठीक है। टाइप वाइज देखें तो हमें यही बनाना था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बनाना था, और यहाँ पे ऑलरेडी आ भी रहा है तो इसलिए हमने इसको डिफरेंशिएशन लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने कर दिया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1/z का तो log z हो जाएगा, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कैसे हुआ भाई, ये हमने 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आता है तो हम log ले लेते हैं डिनोमिनेटर का। ये हम ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब इसमें जो हमें कांस्टेंट लेना था वो हमने राइट हैंड साइड लेने की जगह लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। कांस्टेंट तो हम कहीं पे भी ले सकते हैं, वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा log b, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो log z को हम यहाँ से राइट हैंड साइड ले गए, और फिर हमने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लगा दी, तो हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या थी, y अपॉन जेड, b की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हैंस द फाइनल सॉल्यूशन इज फंक्शन ऑफ एफ वाई या y अपॉन जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू 0। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन जेड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ ले सकते हैं।